इससे पहले के सेशन में हमने ये कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। देखिए क्या पढ़ रहे हैं वो बताया तो आप लोगों को। शिक्षण के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ टीचिंग पर डिस्कशन हमारा स्टार्ट हो चुका था। और जिस पर कि पहले तो व्हाट आर दी थ्योरीज ऑफ टीचिंग, है ना, एंड टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरीज डिस्कस करने के बाद फिर हमने जो फर्स्ट टाइप उसका है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग, उसको समझा। और उसके अंदर जो सब टाइप्स हैं चार: myotic theory of teaching, communication theory of teaching, and molding theory of teaching. Then last one is the mutual inquiry theory of teaching. तो ये चारों पर डिटेल डिस्कशन आपके साथ मैं कर चुका था इससे पहले के सेशन में। वो वीडियो आप लोगों के पास ऑलरेडी है ही। थोड़ा सा रिकॉल करिएगा कि क्या क्या इन पर था, क्या क्या हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं। अभी की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है आपका डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, शिक्षण के वर्णनात्मक सिद्धांत। देखिए, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है व्याख्या, वर्णन। वर्णन मतलब किसी बात को बताना। ठीक है, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि आज सुबह से मैंने क्या किया, तो फिर मैं आप लोगों को सुबह से जो कुछ किया है उसके बारे में बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि मैंने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, इस टाइप से। तो ये बातें हैं, समझ में आ रहा है? तो यही बात को ध्यान में रखते हुए एक सिद्धांत आपका डेवलप किया गया जिसको हम डिस्क्रिप्टिव थ्योरी कहते हैं। दिस थ्योरी या दीज थ्योरीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी होती है आपको, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये मेडिसिन ले लो और इतने इतने टाइम पर खाना, इतना इतना अमाउंट में खाना, और ये आप परहेज करना। ठीक है, और फिर जो डॉक्टर ने कहा है उसको आप फॉलो करते हैं, कर रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव या प्रिस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि इस थ्योरी में कुछ नियम, कुछ तरीके बताए जाते हैं कि कैसे आपको टीचिंग करनी है, और आप उन तरीकों को लेकर के फिर टीचिंग कर रहे होते हैं। तो इस वजह से इसको हम प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। These theories are also termed as prescriptive theories of teaching because they prescribe and point out the proper ways of organizing instructional process to achieve the desired instructional objective। आपने जो ऑब्जेक्टिव, आप लोगों को पता है ना ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, शिक्षण उद्देश्य। आपने जो शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए थे अपनी क्लास के लिए, अब उन शिक्षण उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, whatever desirable you have desired instructional objective you have made, now you need to achieve these objectives, and to achieve whatever you do, है ना, in classroom is known as teaching। तो पहला सिद्धांत इसमें है गेने का हिरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो गेने ने एक हायरार्की दी है कि कैसे बढ़ते हुए क्रम में हमको पढ़ाना चाहिए। पदानुक्रमित सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। अब अंग्रेजी में, जो हिंदी वाले हैं अंग्रेजी में ही लिखे हैं उस सिद्धांत को, समझने के लिए हिंदी लिखे तो अलग बात है। गेनेक ने 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं, 8 टाइप्स ऑफ टीचिंग बताई है गेने ने। वो 8 टाइप्स कौन कौन से टीचिंग के, तो यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये 8 टाइप्स, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अब प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इसको ऐसे ही मत लीजिएगा, लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ लर्न होना हो, लेकिन 8 प्रकार जो है शिक्षण के वो तो लर्न होने ही चाहिए आप लोग को। देखिए, और हिंदी में उतने ऑथेंटिक नहीं है, अंग्रेजी में ऑथेंटिक आता है। तो सिग्नल लर्निंग पहला है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। सिग्नल लर्निंग को हम हिंदी में कहते हैं सांकेतिक अधिगम। स्टिमुलस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। फिर आता है चेनिंग, श्रृंखला, वर्बल एसोसिएशन, मौखिक साहचर्य, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव अधिगम। मतलब जो भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये सब कुछ जानना। अवधारणा अधिगम यानी कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, नियम अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स समस्या समाधान। तो 8 प्रकार के अधिगम दिए हैं: सिग्नल, स्टिमुलस, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन, कंसेप्ट, रूल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो गेने के जो 8 प्रकार हैं अधिगम के, वो आप लोगों को याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। गेने along with his associate Bridge identified 5 learning outcomes associated with the 8 types of learning। इसी के बाद फिर गेने ने जो 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं, उन अधिगमों के आधार पर 5 लर्निंग आउटकम्स हैं। क्या सीखा, क्या आया आपको ना,
वो 5 बताए हैं इन्होंने। वो 5 क्या क्या है देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आप लोग इसको एक बार तो रीड आउट कर ही लीजिएगा। मोटर स्किल, कि बच्चा कैसे कैसे क्या क्या कर पाता है, कैसे लिख रहा है, ये लिखना क्या है आपका, ये मोटर स्किल है, ठीक है। तो मोटर स्किल हो गया आपका। वर्बल इंफॉर्मेशन हो गया। वर्बल इंफॉर्मेशन मतलब कि जो आपके सामने बता रहा हूँ कि 3 प्रकार के सिद्धांत होते हैं, उनके अंदर क्या क्या सिद्धांत होते हैं, सब वर्बल इंफॉर्मेशन है। इंटेलेक्चुअल स्किल, फिर इन सिद्धांतों को आप किस तरह से समझ पा रहे हैं, है ना, ये सब क्या आपका बुद्धि पर निर्भर करता है। एटीट्यूड, अभिवृत्ति एंड कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज, ये 5 तरह के बच्चे के लर्निंग आउटकम्स होते हैं कि जो वो 8 प्रकार की लर्निंग से वो सीखता है। इसके साथ ही साथ गेने ने 8 प्रकार के लर्निंग इवेंट्स भी बताए हैं, जिनको इवेंट्स कह लीजिए, फेज कह लीजिए। पहला है आपका मोटिवेशन फेज, दूसरा है एप्रीहेंडिंग फेज, तीसरा है एक्विजिशन फेज, रिटेंशन फेज, रिकॉल फेज, जनरलाइजेशन फेज, परफॉर्मेंस फेज एंड फीडबैक फेज। ठीक, बेसिकली आपको इंग्लिश में ही लर्न करनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश में ही थ्योरी दी हुई है, हिंदी में सिर्फ ट्रांसलेशन है, गलती हो सकती है ट्रांसलेशन में, किसी भी किताब से पढ़ोगे वहां भी गलतियां हो सकती है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको ऑथेंटिक माना जाता है इस केस में। तो फिर भी देखिएगा, प्रेरणा चरण, आकांक्षा चरण, अधिग्रहण चरण, अवधारणा चरण, रिकॉल चरण, सामान्यीकरण चरण और प्रदर्शन चरण एवं फीडबैक चरण। तो इस तरीके से ये 8 प्रकार के फेजेस भी इन्होंने बताए हैं अपने सिद्धांत में। तो ये पूरा सिद्धांत जो है गेने का है। सिद्धांत का नाम क्या है? गेने का हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने दिया है? गेने ने दिया है। हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने दिया है? गेने ने दिया है। कितने प्रकार के अधिगम बताए उन्होंने? 8 प्रकार के, ठीक है। देन है एचिंगसन ऑप्टिमल लर्निंग थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्टिकल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एचिंगसन ने। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको ये याद रखना है कि हायरार्किकल, है ना, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने दिया है? हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने दिया है बताइए? गेने ने दिया है, ठीक सर है। गेने ने। ऑप्टिमल लर्निंग थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने दिया है? एथिंगसन ने दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपका फिर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ये हो गए आपके, है ना। तो एथिंगसन का जो निर्देश या निर्देशन का युक्तितम सिद्धांत, शिक्षण सिद्धांत है, वो क्या है? ऑप्टिमल मतलब होता है कि बेहतर, सबसे बेस्ट, जिससे बेहतर कुछ नहीं होता, मतलब, है ना, उस लेवल का जहां तक आप मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। तो ये सिद्धांत के अनुसार बच्चे को मैक्सिमम जितना हम सिखा सकते हैं उसकी क्षमता के आधार पर वैसा हमने शिक्षण कार्य करना है। तो देखिएगा, while working on CAI computer assisted instruction for dealing effectively with the problem of individual differences in learning, came out this theory leading the students to optimal learning. And instructional strategy is composed of the following steps. अधिगम में व्यक्तिगत अंतर की समस्या के से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए CAI कंप्यूटर असिस्टेड लर्न इंस्ट्रक्शन के लिए काम करते समय यह सिद्धांत सामने आया, जो छात्रों को युक्ततम या अधिकतम या श्रेष्ठतम, जो कह लीजिए आप, ठीक है, अधिगम की ओर ले गया। एक अनुदेशात्मक युक्ति निम्नलिखित चरणों से बनी होती है। अब अनुदेश मतलब कि निर्देश, आप पढ़ाने के लिए बच्चों को कैसे निर्देश देते हैं, टीचर को कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो सबसे पहले टीचर क्या करेगा बताइए? सबसे पहले टीचर जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको बिहेवियरल टर्म में लिखेगा। करते ही हम लोग, है ना। लेसन प्लान जब बनाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं बिहेवियरल टर्म में, कि कक्ष पूरे होने के बाद, शिक्षण के बाद बच्चा परिभाषा दे पाएगा, कथन कह पाएगा, उदाहरण दे पाएगा, आदि आदि। अब आवश्यक शिक्षण गतिविधियों को निर्दिष्ट करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, यानी अब बिहेवियरल टर्म में हमने ऑब्जेक्टिव लिख दिए, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए उस पर हम गौर कर रहे हैं, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। देन लास्ट आएगा आपका, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, फिर आपने पढ़ा भी दिया। अब जो आपने पढ़ाया है बच्चे को आया या नहीं आया, आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए या नहीं हुए, उसके लिए क्या करेंगे हम? अब उपयुक्त माप पैमाने को डिजाइन करके प्रत्येक निर्देशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति को मापना।
देन मेजरिंग द अटेनमेंट ऑफ ईच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या है, जितने भी आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बने थे वो अचीव हुए हैं नहीं हुए हैं, उनको जानने के लिए एक सुटेबल मेजरमेंट स्केल आपने डेवलप करना है। मतलब वही प्रश्न कैसे पूछेंगे आप, किस तरीके से मूल्यांकन करेंगे, ये सब कुछ। तो तीन चीजें हैं, पहला आपका ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा टीचिंग, और तीसरा बोलिए टेस्टिंग। ठीक है, या फिर इवेल्युएशन। देन है आपका ब्रूनर का निर्देश का ज्ञानात्मक सिद्धांत, ब्रूनर्स कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ब्रूनर के सिद्धांत में तीन प्रकार की क्रियाएं हैं। पहली है आपकी, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, आना चाहिए। पहली है आपका एक्विजिशन ऑफ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान या जानकारी का अर्जन। ठीक है, जो भी नया ज्ञान है बच्चा उसको प्राप्त करे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर नॉलेज दैट वन ऑलरेडी पॉसेसेस। ठीक, उस ज्ञान के लिए परिवर्तन जो पहले से किसी के पास है। अब बच्चा, पहला तो ये हो गया कि बच्चे ने कुछ नया ज्ञान लिया जो उसके पास था ही नहीं, जो कभी नहीं था, उस ज्ञान को उसने प्राप्त किया। दूसरा, उसके पास कुछ ज्ञान था, उस ज्ञान में कुछ नयापन लेकर के आया, कुछ चेंजेस किए उसने, कुछ मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, देन अभी जो उसके पास नॉलेज है उसको वो चेक करना चाह रहे हैं कि पर्याप्त नॉलेज है या नहीं है। तो पहला तो हो गया कि मुझे पता ही नहीं है कि भारत की राजधानी का नाम क्या है। तो मुझे कोई भारत की राजधानी का नाम बताता है, मैं उसको सुन करके याद कर लेता हूँ, ये हुआ नवीन ज्ञान को प्राप्त करना। अब मुझे ये जानकारी तो है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि दिल्ली का सही लोकेशन क्या है। तो अब दिल्ली भारत की राजधानी है के साथ में उसके सही लोकेशन को समझ लेता हूं, और इस तरीके से मेरे ज्ञान में कुछ परिवर्तन यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, कुछ नयापन आ गया उसमें। और फिर लास्ट आपका है कि ज्ञान की प्रासंगिकता पर्याप्तता की जांच करना, कि मैंने ये नॉलेज तो ले लिया कि दिल्ली की सही लोकेशन ये है, बट क्या उस नॉलेज का मेरे जीवन में कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई यूज होगा, इस बात को समझना, ये क्या है आपका तीसरा चरण इसका होता है। तो इस प्रकार से तीन चरण इसमें होते हैं, तीन क्रियाएं इसमें होती है। क्लियर हो गया? जिज्ञासा हाँ सर। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि देखो, क्यूरोसिटी इज द बेसिक इंस्टिंक्ट possessed by every individual from infancy, hence they involve themselves in the learning process and conceptualization in the first major step in the process of learning। ये कह रहे हैं कि जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, जो बचपन से ही मौजूद रहती है। हर बच्चा बचपन से ही जिज्ञासु होता है, कुछ ना कुछ जानने के लिए वो तत्पर रहता है। इसीलिए वो खुद को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करता है। बच्चे के घर में कोई आ जाए, छोटा बच्चा अगर आपका है 2-3 साल का, कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, वो पूछता है कि ये कौन आया, फिर आप बताएंगे कि इसका नाम ये है, अच्छा ये आपका क्या लगता है, ठीक है ना, मैं क्या, मेरा क्या लगता है। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बच्चा पूछे, कहाँ रहता है, क्या करता है, बहुत सारे प्रश्न जो उसके दिमाग में आता है वो पूछते रहता है। तो ये प्रक्रिया है सीखने की। अवधारणा की समझ सीखने की प्रक्रिया का पहला या प्रमुख कदम है। तो किसी भी कंसेप्ट को जानना, उसको समझना, ये किसी भी प्रकार की लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बच्चों को हमने लर्निंग में कंसेप्चुलाइजेशन या कंसेप्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। और इसी वजह से जो ब्रूनर ने एक मॉडल ऑफ टीचिंग दिया है, उस मॉडल का नाम क्या है, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये आप रट लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसका है, ब्रूनर का है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज ही प्रपोज्ड 4 एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ब्रूनर ने 4 एस्पेक्ट बताए हैं अधिगम के। पहला है प्रीडिस्पोजिशन टू लर्न, स्ट्रक्चरिंग द नॉलेज, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रेजेंट मटेरियल एंड प्रोवाइडिंग ड्यू रेनफोर्समेंट। तो सबसे पहले तो पढ़ाना क्या है आप लोगों ने बच्चे को, ठीक है, सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में टेंडेंसी डेवलप करना, वो पढ़ें, है ना, ऐसा कुछ वातावरण निर्माण करना। उसके बाद जो आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसको आप वेल स्ट्रक्चर्ड करना, सही से पढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे आपके सामने में कंटेंट रखा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि 1 बाय 1 हेडिंग्स बना बन करके आपके सामने वो प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसे बोलेंगे वेल स्ट्रक्चर्ड। और भी अच्छे से इसको प्रस्तुत किया जा सकता था, है ना। प्रस्तुत सामग्री का अनुक्रमण, जो आपने मटेरियल प्रेजेंट किया है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखना। जैसे कि अभी हमने पहले शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं ये समझा, फिर उसके प्रकार जाने,
उनके 3 प्रकार क्या है ये जाना, फिर उसका वन बाय वन हर प्रकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, है ना। ये क्या है आपका प्रस्तुत सामग्री का अनुक्रमण, मतलब कि एक सीक्वेंसिंग बनाना है उसकी, और इसके बाद फिर बच्चों को उचित पुनर्बलन देना। तो ये 4 प्रकार के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। नहीं भी लर्न करोगे चल जाएगा, इतना डीप नहीं पूछेगा एग्जाम में। देन आता है आपका शिक्षण के मानक सिद्धांत, नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग में मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि यहाँ पर क्या है कि कुछ नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हमने टीचिंग करनी है, ऐसी कुछ बातें हैं। ह्यूमन लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस अंडर रिजिडली कंट्रोल्ड कंडीशन। जो भी व्यक्ति पढ़ रहा है, सीख रहा है, वो किसी भी एक कंट्रोल कंडीशन में नहीं सीख सकता। वी यूजुअली हैव नॉर्मल कंडीशंस एंड सेटअप फॉर आवर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। हमारे पास हमें सीखने के लिए कोई बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल कंडीशंस में भी हम सीख सकते हैं। दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रॉपरली थ्रू लाइट ऑन द रिलेशनशिप अमंग द टीचिंग वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन कैरिड आउट इन नॉर्मल टीचिंग कंडीशंस, ठीक है। दे सेट आउट द नॉर्म्स फॉर द टीचिंग लर्निंग। तो ये शिक्षण अधिगम के लिए जो मानक हैं वो तैयार करते हैं, और उसके आधार पर हम कैसे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं इस पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो मानव अधिगम कठोर नियंत्रित परिस्थितियों में नहीं हो सकता। हमारी शिक्षण अधिगम गतिविधियों के लिए आमतौर पर सामान्य स्थितियां और व्यवस्थाएं होती हैं। सीखने के ये सिद्धांत मतलब कि नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, ये सिद्धांत सामान्य शिक्षण स्थितियों में किए गए अवलोकनों के आधार पर शिक्षण चर क्या होते हैं, मैंने अभी भी डिस्कस किया था आपसे ना पिछले वीडियो में, आप लोग को ध्यान होगा तो, कि टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है, और करिकुलम क्या है, इंटरविनिंग वेरिएबल है। डिटेल में डिस्कशन किया तो उसको अब दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा। ये बीच संबंधों पर उचित रूप से प्रकाश डालते हैं। उन्होंने वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो भी आपने डिजायरेबल या डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए हुए हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने शिक्षण अधिगम स्थितियों के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। इसमें गेज का शिक्षण का संज्ञानात्मक सिद्धांत, गेज कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अभी हमने देखा कि ब्रूनर का कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन था, तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग में डिफरेंस है। हाँ, तो गेज ने दिया है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग और ब्रूनर ने दिया है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। बस इंस्ट्रक्शन और टीचिंग का अंतर है, बाकी दोनों सेम है, कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। तो टीचिंग टास्क इज मेनली कंसर्न्ड विद हेल्पिंग द स्टूडेंट इन प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ द कंटेंट मटेरियल। बच्चों को शिक्षण कार्य मुख्य रूप से छात्रों को सामग्री की उचित समझ, जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चा उसको समझे, उसको कॉम्प्रिहेंड करे, ताकि कभी भविष्य में अगर उसको यूज करना हो तो कर पाए, ये नहीं कि रट लिया उसने। तो सार्थक सीखने में मदद करने से संबंधित होता है, ठीक है। सामग्री को अच्छी तरह से संरचित, क्रमादेशित शिक्षण सामग्री के रूप में व्यवस्थित व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। कंटेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ प्रॉपर वे एज वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल। जब भी आप कोई कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये तो हमेशा कोई भी थ्योरी हो उसमें यही होता है आपका कि कंटेंट को आप प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं और वन बाय वन एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करते होते हैं। टीचिंग टास्क कंसिस्ट ऑफ मैनी एक्टिविटीज दैट नीड टू बी प्लान्ड वेयर द रोल ऑफ टीचर इज ओनली एज अ फैसिलिटेटर। तो ये भी मानते हैं कि जो शिक्षण कार्य में कई गतिविधियां शामिल होती हैं जिनकी योजना बनाने की आवश्यकता होती है, जहां पर टीचर का काम सिर्फ योजना बनाने का है, योजना बनाने के बाद वो छोड़ देगा और सिर्फ एक सुगमकर्ता की भूमिका में रहेगा कि बच्चा खुद सीख रहा है इस तरह से। फिर है रयान का शिक्षक व्यवहार का सिद्धांत, रयान थ्योरी ऑफ टीचिंग बिहेवियर। शिक्षण कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रदर्शित मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है। टीचर क्या करता है क्लास के अंदर, बच्चों से बातचीत तो करता है ना, बच्चों को कोई टास्क देने के लिए, टास्क करने के लिए कहता है, प्रेरित करता है। तो टीचर के द्वारा जो कुछ भी व्यवहार किया जा रहा है, कैसा भी व्यवहार, जो भी बिहेवियर टीचर कर रहा है, चाहे प्रश्न पूछ रहा है, चाहे व्याख्या कर रहा है, चाहे कोई एग्जाम्पल दे रहा है, सभी कुछ वो व्यवहार या तो क्या होते हैं आपके वर्बल होते हैं, शब्दों का प्रयोग करके करता है, या फिर आपका नॉन वर्बल होता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को रेनफोर्समेंट देने की बात है तो हो सकता है कि वो शाबाशी दे कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके, और हो सकता है कि वो सिर्फ पीठ थपथपा दे बिना कुछ बोले,
स्माइल कर दे, तो स्माइल करना, पीठ थपथपाना क्या है आपका नॉन वर्बल बिहेवियर है, और बोल करके एक शाबाशी देना क्या आपका वर्बल बिहेवियर है। ठीक है। शिक्षण और कक्षा में शिक्षण में सुधार, शिक्षण के व्यवहार की गुणवत्ता। तो टीचिंग उतनी ही इफेक्टिव होगी जितना टीचर का बिहेवियर। अगर टीचर का बिहेवियर बच्चों के लिए अच्छा है तो बच्चे उससे प्रभावित होते हैं और उससे प्रश्न पूछते हैं, उसके साथ सीखने के लिए तैयार रहते हैं। शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चे उससे डरते हैं, पूछने में डरते हैं, और टीचर के साथ बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, और भी कई सारी बातें हैं। ठीक है। तो टीचर का बिहेवियर किसी भी स्तर पर शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है। मैं जब ये टॉपिक पूरा हो जाता है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं कुछ प्रश्न बना करके दूंगा आप लोगों को, सिर्फ टीचिंग थ्योरीज वाले। तो वहां से थोड़ा सा कंफर्म हो जाएगा कि कितना आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। तो इसलिए डिटेल में कंटेंट आपको सेंड कर दिया, समझते हुए करिए। फिर मित्रा का शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, मित्रा का साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग है। इसमें ये कह रहे हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक तत्व हैं वो सारे के सारे आपके शिक्षण से संबंधित होते हैं। ठीक है। तो टीचिंग नीड टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉर्मलाइज्ड इंस्ट्रक्शन सिचुएशंस, टीचर एंड लर्नर नीड टू बी बाउंड बाय अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये टर्म स्पेशली यूज कर रहा है, कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। ठीक है, इसको आप माइंड करिएगा कि टीचर और बच्चे के बीच में एक संबंध है, और संबंध कैसा है आपका, कॉन्ट्रेक्चुअल है, यानी कि अनुबंधात्मक है। ठीक है। कुछ समय का है कि टीचर किस लिए आ रहा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चा किस लिए आ रहा है, सीखने के लिए। तो इतने तक ही सीमित है, और इस पर ध्यान रखते हुए वो व्यवहार करना है जिससे कि बच्चा सीख सके। ठीक है। बच्चे से कितनी बात करनी है, कितनी फ्रीडम देनी है, ये सब इस पर निर्भर करेगा। टीचिंग टास्क सो फॉर्मुलेटेड बाय इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक एनालाइजिंग टीचिंग टास्क। अब जो हम शिक्षण कर रहे हैं वो किस बात पर आधारित है, तो शिक्षण कार्य को इस प्रकार तैयार किया गया है जिसमें कि शिक्षण कार्य का विश्लेषण करना, कि हमने क्या क्या काम करना है उसको एनालाइज करना। दूसरा, विद्यार्थियों के आरंभिक व्यवहार को पहचानना, आइडेंटिफाइंग एंट्री बिहेवियर ऑफ द पीपल। एंट्री बिहेवियर क्या होता है, अभी क्लास स्टार्ट हुई हमारी जब 6:30 बजे, क्लास में आपने एंटर किया, चाहे वर्चुअल ही क्यों ना हो, क्लासरूम तो क्लासरूम होता है। तो उस समय जब टीचिंग थ्योरी वर्ड यूज किया गया तो हो सकता है कि कुछ ने आपने पहले से पढ़ा हो, और हो सकता है किसी ने टीचिंग थ्योरी वर्ड ही पहली बार सुना हो सिलेबस के अलावा। तो तब तक आपका नॉलेज टीचिंग थ्योरी पर इतना ही था कि टीचिंग थ्योरी नाम का एक टर्म है जो कि हमारे सिलेबस में है। अभी तक हमने इतना डिस्कशन कर दिया है 2 सेशन में कि अब टीचिंग थ्योरी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। अब आपको इस क्लास के बाद, तो एंट्री बिहेवियर क्या था आपका, कि सिर्फ आपको टीचिंग थ्योरी वर्ड पता था, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब क्लास पूरी होने के बाद आपका टर्मिनल बिहेवियर होता है। एंट्री बिहेवियर के बाद हम कुछ सिखाते हैं, बातचीत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उस बातचीत के बाद, उस शिक्षण के बाद जो कुछ भी आपको आ रहा है खत्म होने पर, उसे बोलते हैं टर्मिनल बिहेवियर। तो अब टीचिंग ओवर होने के बाद आपको टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरीज, कंसेप्ट इसका, और उसके अंदर सब टाइप्स, ये सब क्लियर हो चुके होंगे, तो आपका टर्मिनल बिहेवियर कराया। तो बच्चों का एंट्री बिहेवियर क्या हो सकता है, इसको आइडेंटिफाई करना, एंड डिफाइनिंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों के एंट्री बिहेवियर के बाद ही, बच्चों के एंट्री बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको टीचिंग क्या है ये पता है, बट टीचिंग थ्योरी नहीं पता। तो अब मेरा जो ऑब्जेक्टिव बनेगा बनेगा कि बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के उपरांत शिक्षण सिद्धांत को परिभाषित कर पाएंगे। बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के उपरांत शिक्षण सिद्धांत के प्रकार बता पाएंगे या लिख पाएंगे। इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। और फिर सिलेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज। तो अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कि बच्चे परिभाषा कैसे दे पाएंगे, बच्चे उनके बारे में कैसे बता पाएंगे, तो उसके लिए मैं कैसे पढ़ाऊं, क्या बात करूं, क्या कंटेंट दूं, ये सब क्या है, सिलेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर आता है। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। फिर है क्लार्क का जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग। क्लार्क का शिक्षण का सामान्य सिद्धांत, शिक्षण को विशिष्ट की बजाय एक सामान्यीकृत घटना या प्रक्रिया माना है। क्लार्क का यह मानना है कि टीचिंग कोई स्पेशल बात नहीं है कि आपने बीएड किया है, आपने इतनी ट्रेनिंग कर रखी है, उसके बाद ही आप पढ़ा पा रहे हैं। टीचिंग तो इतनी नॉर्मल बात है, इतनी सामान्य बात है कि जिसने कभी स्कूल की शक्ल ना देखी हो वो भी कुछ ना कुछ अपने बच्चों को सिखा देते हैं। पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, जो स्कूल नहीं गए होते थे, वो भी कई सारी बातें अपने बच्चों को सिखाते थे। खाना बनाना हो गया आपका, है ना,
झाड़ू पोछा करना हो गया, खेती बाड़ी, कितना कुछ सिखा दिया करते थे, कभी स्कूल तो देखा नहीं उन्होंने। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है, सामान्य बात है। ठीक। यह सिद्धांत सामान्यतः सभी प्रकार के शिक्षण पर लागू होता है और शिक्षण की प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर सभी चर को उचित महत्व देता है। क्लास के सभी चरों को उचित महत्व देता है, मतलब क्या हुआ कि टीचर भी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है और करिकुलम भी इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। ना तो टीचर सेंटर्ड है, ना ही चाइल्ड सेंटर्ड, ना ही आपका करिकुलम सेंटर्ड, सबके सब महत्वपूर्ण है। ठीक। तो इस सिद्धांत के विचारों को तीन अलग शीर्षकों में संक्षेपित किया जा सकता है। तो तीन कौन कौन से वो हैं आपके स्टेप्स देखिएगा। पहला है आपका शिक्षण की अवधारणा, कि शिक्षण है क्या एक्चुअली, उसे समझना। फिर है शिक्षण के चरण क्या है, उनको समझना, स्वतंत्र चरण, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। और शिक्षण के स्तर कौन कौन से हैं, योजना, शिक्षण और मूल्यांकन। तो इट कंसिडर्ड टीचिंग एज अ जनरलाइज्ड फेनोमेना और प्रोसेस इंस्टीड ऑफ स्पेसिफिक वन। जनरल फेनोमेना है, कोई बहुत स्पेसिफिक चीज इसमें नहीं है। Principles of his theory, this theory are generally applicable to all types of teaching and gives due significance to all the variables at different level in the process of teaching. ठीक। तो सारे ही जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स कौन कौन से, टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और करिकुलम इंटरवीनिंग वेरिएबल, इन सभी का अपना इंपॉर्टेंस है और अलग अलग लेवल पर इनका क्या रोल होता है, इस पर इन्होंने अपनी बात रखी है। तो क्लार्क ने अपनी इस थ्योरी में तीन अलग तरीके के आपके स्टेप बताए हैं, या फिर एस्पेक्ट्स बताए हैं, इसके स्वरूप बताए हैं। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, वेरिएबल ऑफ टीचिंग एंड लेवल ऑफ टीचिंग। अच्छा, लेवल ऑफ टीचिंग से ये याद रखिएगा कि जनरली लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, है ना, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो लेवल ऑफ टीचिंग यहाँ पर क्लार्क के इस सिद्धांत में अलग है। पहला लेवल प्लानिंग का, दूसरा टीचिंग का, तीसरा इवेल्युएशन का। तो यहां से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा वो ऐसा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन आ गया कि क्लार्क के शिक्षण का सामान्य सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के तीन स्तर क्या है, तो ढंग से पढ़िएगा उसको। तो फिलहाल के लिए ये थ्योरीज ऑफ टीचिंग वाला कंटेंट हमारा पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग पर डिस्कशन करेंगे। कई सारे मॉडल्स होते हैं, अच्छा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा। तो मेरा मानना ये है कि पहले आप जो शिक्षण के सिद्धांत पढ़े हैं उनको डीपली समझ लीजिए, कंटेंट को पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, शिक्षण के प्रतिमान। चलिए फिर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब कोई प्रश्न आप लोगों की तरफ से तो पूछ लीजिए।